मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 मानव और पर्यावरण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पिछले भाग में आपको पर्यावरण के बारे में बताए थे। अब हम पर्यावरण में होने वाले विविध प्रकार के प्रदूषण और मानव निर्मित संसाधन, भूमि संसाधन, विविध प्रकार के संसाधनों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाएंगे। तो देखिए, मानव निर्मित संसाधन वे ऐसे संसाधन, मानव निर्मित संसाधन उत्पादन के वे साधन हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और पर्यावरण के भौतिक पदार्थों का उपयोग करके मनुष्य जिनका निर्माण करता है, जैसे कि मशीन, भवन, उपकरण। ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। फिर उसके बाद में आता है भूमि संसाधन। भूमि वह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जो संपूर्ण जीव जगत का आधार है। तो मकान, सड़क, रेल मार्ग और पशुचारण और खनन आदि कार्यों हेतु भूमि का उपयोग होता है। भूमि का उपयोग का अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नहीं है। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल और 71% भाग जल है। फिर आता है कृषि संसाधन। भूमि, मृदा एवं जल कृषि के आधारभूत साधन है, और मनुष्य के तटीय मैदान और नदियों की घाटियों पर की जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है। उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के विभिन्न साधनों तथा उन्नत बीजों और यंत्रों की मदद के से प्रति एकड़ उपज में वृद्धि होती है। तो ये हो गए आपके कृषि संसाधन। फिर है जल संसाधन। धरातल पर जब जल वर्षा, झीलों और तालाबों, हिम नदों और झरनों, नलकूपों आदि से प्राप्त होता है। जल का उपयोग देखिए कि उद्योग और घरेलू जल आपूर्ति, मत्स्य पालन और जल परिवहन में होता है। सर्वाधिक जल का उपयोग विश्व भर में कृषि कार्यों हेतु होता है। बाढ़ के रूप में जल अनावश्यक रूप से बह जाता है और इससे प्रतिवर्ष जल संपत्ति एवं फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। जल के बेहतर उपयोग और प्रबंधन के लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं तैयार की गई है। मृदा संसाधन देखिए कि आप सभी जल, मृदा और वनों के बारे में जानते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लीजिए। पेड़ पौधे और वनस्पति को उगने में बढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी आवश्यक है। जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। मृदा का निर्माण एक धीमी गति से होता है, और मृदा निर्माण में शैलों के प्रकार, जलवायु, भूमि का ढाल और वनस्पति के प्रकार आदि का खास उपयोग है। मृदा की उर्वरता इन्हीं पर निर्भर करती है। फिर आता है वन संसाधन। तो वन संसाधन के बारे में विश्व की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग वनों से ढका हुआ है। वन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। सूखे और ठंडे प्रदेशों में वन विकसित नहीं हो पाते। हमारे लिए वन विभिन्न विशेष महत्व के हैं। और वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अतः वन समस्त जीवों के लिए प्राणवायु और ऑक्सीजन का कार्य करती है। वन जल और मिट्टी को संरक्षण देती है। वनों से भूजल और स्तर में वृद्धि होती है। इनसे भूक्षरण और बाढ़ों की भविष्यता भी रुकती है। और वन पक्षियों, वन्यजीवों और अन्य प्राणियों के सुरक्षित आवास है। वनों से प्राप्त लकड़ी और जड़ी बूटी पर अनेक उद्योग बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में अभी कभी रिक्त स्थान में पूछता है कि वन विश्व में वो वन कुल क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल में है? तो 30% भाग पर वन है। यह खालिस्तान में पूछा जाता है। मानव और पर्यावरण का संबंध। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर आश्रित है। पर्यावरण मानव जाति को पोषित करता है और मानव से प्रभावित भी होता है। मानव प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़ा है। मनुष्य के समान अन्य जीव भी भोजन, जल और वायु, आवास हेतु पर्यावरण पर निर्भर है। मनुष्य व अन्य जीव प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का उपयोग करते हैं। मानव अपनी भौतिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक व आर्थिक उन्नति के लिए पर्यावरण के घटकों पर आश्रित है। उसने प्राकृतिक वातावरण के घटकों के उपयोग से ही खेत, कारखाने और कस्बे, नगर, सड़क, रेलमार्ग
बांध और नहरों का निर्माण किया है। धर्म, आचार विचार और संस्कृति इसी आधार पर विकसित हुई है। प्राकृतिक वातावरण में मानव के हस्तक्षेप से पर्यावरण के स्तर में ह्रास हुआ है। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि, आवागमन, तकनीकी क्षेत्र की प्रगति से प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। पहले मनुष्य प्रकृति को अपने जीवन रक्षा का साधन मानता था, किंतु वर्तमान औद्योगिक युग में वह प्रकृति के भंडारण का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इससे हवा, पानी और भोजन में जहर घुल जाता है। वहीं वनों को काटा जा रहा है, कहीं वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है। सूखा, बाढ़ और भूस्खलन से हजारों लोग परेशान नजर आ रहे हैं। प्राकृतिक संपदा से भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। धरती बंजर होती जा रही है। कृषि योग्य भूमि कम पड़ रही है। सिंचाई साधनों में वृद्धि और आधुनिक तरीके से खेती से बढ़ती आबादी के लिए पेट भर भोजन जुटा पाने में असमर्थ साबित हो रहा है। वास्तव में ये सभी परिस्थितियां मानव ने स्वयं निर्मित की है। तात्कालिक लाभ के लिए मानव द्वारा प्रकृति का मनमाने ढंग से दोहन करके वातावरण को असंतुलित करना वातावरण प्रदूषण को जन्म देता है। यह असंतुलन की स्थिति वनस्पति और जीवधारियों के लिए घातक है। उत्तम भोजन, निवास और क्षेत्र में आराम की इच्छा, बुद्धि, कौशल से के द्वारा मनुष्य ने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है, आपको इसे लिखना, नोट भी करना है। प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर लिखिए। तो देखिए, प्रदूषण पर्यावरण के प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय या हानिकारक पदार्थ का मिल जाना ही या परिवर्तन हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो एक बार देखिए कि पर्यावरण का प्राकृतिक संरचना और संतुलन में पर्यावरण का प्राकृतिक संरचना और संतुलन में अवांछनीय या हानिकारक परिवर्तन हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषक देखिए, वे अनुपयोगी पदार्थ जो अनुचित मात्रा में उपस्थित होकर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जो प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक और मानवीकृत प्रदूषक। जैसे कीटनाशक, उर्वरक, कांच, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, धातु, लेड, ये सब प्रदूषण करने वाले वस्तुएं हैं या प्रदूषक कहलाते हैं। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है कि प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर लिखिए। इसी प्रकार से देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और प्रभाव क्या क्या है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तो सबसे पहले देखिए कि वायु प्रदूषण, और क्वेश्चन ये भी आता है कि वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वायु में विभिन्न गैसों के आपसी अनुपात बिगड़ने तथा अवांछनीय गैस की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण कारखानों से निकले धुआं, कीटनाशकों का प्रयोग और रासायनिक परीक्षणों तथा कूड़ा करकट और जीव जंतुओं के मृत शरीर के सड़ने से उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से उसका ताप बढ़ जाता है। इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। समुद्र जल के 1 मीटर तक बढ़ जाने से खतरा उत्पन्न होने की उपस्थिति हो जाएगी और इसे तटीय प्रदेशों में डूबने की आशंका भी हो सकती है। कोयला और खनिज तेल के जलने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड के वायुमंडल में बढ़ने से आँखों में जलन, गले में खराश और श्वसन रोग व फेफड़ों को नुकसान होगा। तो क्या मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमें लिखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से या सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने से आँखों में जलन, गले में खराश और श्वास रोग, फेफड़ों को नुकसान होगा। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देता है और वायु प्रदूषण से ओजोन परत में छिद्र बढ़ने की खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार आपको वायु प्रदूषण से मनुष्य शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में लिखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा कारखानों से निकले विषाक्त कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर वहाँ की विद्यमान वाष्प के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यह अम्ल जब वर्षा जल के साथ धरती पर गिरता है तो उसे अम्लीय वर्षा या तेजाबी वर्षा या एसिड रेन भी कहा जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है, एसिड रेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में हुआ था। तो 1873 में हुआ था ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा।
ये आपको खालिस्तान में पूछता है कि किस सन में हुआ था, 1873 में ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये अम्लीय वर्षा की परिभाषा आपको याद करना है और उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। भारत में आगरा, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों में वायुमंडल में अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली गैसों की सांद्रता बढ़ गई है और अम्लीय वर्षा से धरती का हरित आवरण नष्ट होता जा रहा है, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी है, पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही। तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या नुकसान है, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है कि अम्लीय वर्षा से वर्षा उत्पन्न होने वाली गैसों की सांद्रता बढ़ गई। अम्लीय वर्षा से पृथ्वी के हरित आवरण नष्ट होते जा रहा है, पेड़ों की पत्तियां गिर रही है और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती जा रही है और खेतों में खड़ी फसल झुलस रही है। अब हम देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत तो समुद्र की सतह से वायुमंडल के लगभग कितने किलोमीटर, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ये भी आपका न्यू टाइप वाला क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 20 से 35 किलोमीटर। 20 से 35, तो समुद्र की सतह से वायुमंडल के लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। यह सूर्य के निकलने वाली पराबैंगनी घातक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। जीवों यानी पृथ्वी पर ओजोन परत को ओजोन जो किरणें हैं उनको आने से रक्षा करती है। और ओजोन एक संगठित अणुसमूह फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों में काम में आने वाली गैस क्लोरोफ्लोरो CFC से अधिक उपयोग से ओजोन परत में छेद हो रहा है। यह छेद सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, तो अंटार्कटिका में देखा गया था। कब देखा गया था, 1985 में देखा गया था। अब यह छिद्र दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और यूरोप के ऊपर भी फैल रहा है। तो ओजोन परत का सर्वप्रथम हमें कहाँ देखा, तो अंटार्कटिका में देखा। कब देखा, तो 1985 में देखा। ओजोन परत की मोटाई कितनी है, तो 20 से 35 किलोमीटर है। और ये अपने हम जब जो घरों में फ्रिज और AC का जो उपयोग कर रहे हैं उससे जो गैस निकलती क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो आपको ओजोन परत के बारे में भी देख करके लिखना है। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होने से पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जंगल सूखने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उष्मारोधी गैसें उष्मा का कुछ भाग शोषित कर भूतल पर वापस कर देती है, जिससे निचले वायुमंडल में अतिरिक्त उष्मा जमा हो जाती है और वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये आपको नोट करना है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहा जाता है। फिर आता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण प्राकृतिक जल में किसी वांछनीय वायु पदार्थ का प्रवेश जिससे जल की शुद्धता में गिरावट आ जाती है, यही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण। और प्रदूषित जल मानव, पशु जीव जंतु, वनस्पति, समुद्री जीव व सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। मिट्टी का अपरदन, पेड़ पौधों की पत्तियां, घरेलू मलिन जलवाहित मल और कारखानों से निष्कासित पदार्थ, उर्वरक और कीटनाशकों एवं परमाणु रिएक्टरों से प्रभावित उष्ण जल, समुद्री सतह पर खनिज तेल का फैलाव जल प्रदूषण के कारण है। और जल प्रदूषण के माध्यम से देखो क्या क्या बीमारियां हो जाती है, तो जल में घुले सीसा, पारा, क्रोमियम आंतों व गुर्दों की कोशिका को खराब कर खांसी, जुकाम, पीलिया और हैजा, टाइफाइड और पेचिश आदि बीमारियों को जन्म देता है। नदी झीलों में प्रदूषित जल शैवाल और काई को बढ़ाता है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियों का दम घुटने लगता है और वे मरने लगती है। ये है जल प्रदूषण। इसी प्रकार देखिए कि शोर मापने की इकाई किसे कहते हैं, तो शोर मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। और 66 से 75 डेसिबल की ध्वनि साधारण शोर माना जाता है। 140 की ध्वनि मनुष्य के सुनने की शक्ति को कमजोर करती है। विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर रियो डी जेनेरो है, जहां ध्वनि प्रदूषण 120 डेसिबल है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार मानव के महानगर मुंबई में लोग ध्वनि प्रदूषण के कारण अशांति और तनाव, बेचैनी ग्रस्त हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कुछ क्वेश्चन अभी हम आगे न्यू टाइप में देखेंगे और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी छोटे छोटे क्वेश्चनों को नोट करके रखना है। ध्वनि प्रदूषण, कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो
वह शोर कहलाती है। और यह अतः शोर एक अवांछनीय ध्वनि है और एक सामान्य आवाज से बहुत अधिक ऊंची आवाज को शोर कहते हैं। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, कल कारखाने, रेलगाड़ी, सड़क यातायात के साधन, हवाई जहाज और रेडियो स्पीकर, पटाखे, ध्वनि विस्तारक यंत्र शोर के स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य मनोरोगी हो जाता है, मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है, इससे चिड़चिड़ा और सिरदर्द बढ़ता है और महिलाओं के गर्भ में शिशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे और उससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार देखिए मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है, उसके क्या दुष्प्रभाव है। तो मृदा प्रदूषण भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई भी वांछनीय परिवर्तन जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, ये मृदा प्रदूषण कहलाता है। कीटनाशी और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, औद्योगिकरण, शहरी प्लास्टिक और पॉलीथीन, खारे जल से निरंतर सिंचाई, घरों से निकला कूड़ा कचरा, अस्पतालों से निकला अपशिष्ट पदार्थ, खाने से निकला मलमा आदि मृदा प्रदूषण के कारण है। और मृदा प्रदूषण एवं कूड़ा करकट भूमि को अस्वच्छ बनाता है। बेकार पड़े पदार्थों के जमाव से भूमि अन्य पदार्थों के लिए उपयोगी नहीं रह जाती। भूक्षरण, भूस्खलन और भूमि के बीहड़ों में बदलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये है मृदा प्रदूषण। हम अब देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। परमाणु तत्वों के विभिन्न प्रयोजन में उपयोग करने के लिए के दौरान रेडियोधर्मी तत्व, जो हम परमाणु बम बड़े बड़े परमाणु बम जो बनाए जाते हैं, जो इसमें जो पदार्थ उपयोग किया जाता है उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। तो तत्व वातावरण में प्रवेश करके रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम और सीजियम, प्लूटोनियम, कार्बाइड और स्ट्रांसियम जैसे सक्रिय रेडियो सक्रिय तत्व नाभिकीय प्रक्रियाओं में काम आते हैं और ये तत्व ही रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारक है। परमाणु बम के निर्माण और परीक्षण पर रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से फैले विकिरण के प्रभाव दूरगामी होते हैं और परमाणु परीक्षणों के दौरान अधिक ऊर्जा निकलने से मनुष्य और जीव जंतु की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। स्टाइंसिस जैसे हानिकारक रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व मृदा को भी की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करते हैं। तो ये रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से पड़ता है। रेडियोधर्मी विकिरण वायु एवं गैस के रूप में श्वसन नली और द्वारा शरीर के में सीधे प्रवेश करता है। परोक्ष रूप में यह आहार श्रृंखला द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित करता है। रेडियोधर्मी तत्व शरीर में अस्थिमज्जा और श्वेत रुधिर रणु, लसिका और प्लीसा को हानि पहुंचाता है तथा कैंसर और बंध्यता उत्पन्न करता है। फिर हम देखते हैं तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या है? विश्व के सामान्य तापक्रम में होने वाले अवांछनीय वृद्धि जिसका प्रभाव जीवमंडल पर पड़े तापीय प्रदूषण कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाली ऊष्मा और उद्योगों से छोड़ने वाला जल, ओजोन छिद्र और वन में लगी आग, परमाणु परीक्षण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करते हैं। और अकाल, सूखा, बाढ़, स्थायी जल स्रोतों का सूख जाना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जलीय जंतुओं का विलुप्त होना, जलवायु परिवर्तन से कृषि उपजों की कमी, ओजोन क्षरण इत्यादि तापीय प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव हैं। इस प्रकार से हमने विविध प्रकार के प्रदूषण और विविध क्वेश्चनों का आज हमने अभ्यास किया है। आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे नोट कर लीजिए। आपकी अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी और आपकी परीक्षा की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया और आगे हम पार्ट 3 में जनसंख्या वृद्धि, वन आरोपण, अतिचारण और अति खनन, नगरीकरण, औद्योगिक और झुग्गीकरण और बड़े बांधों का निर्माण आदि हम विस्तार से हम इनका अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक तत्काल पहुंच सकें।